दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू पार्ट 2 ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल आज हर कोई देख रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सत्ता का गढ़ है। दिल्ली वो जगह है जहां से जो छात्र संगठन है वो बड़े दूर की सोचते हैं। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू पार्ट 2 बनने जा रहा है? करीब साल भर बाद दिल्ली में फिर से शुरू हुए छात्र आंदोलन को लेकर बड़ी बहस लेकर हाजिर हैं हम। अपने खास मेहमानों से हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कहीं वंदे मातरम के नारे, कहीं अत्याचार और एबीवीपी से आजादी के नारे। दिल्ली एक बार फिर छात्र आंदोलन का अखाड़ा बनती नजर आ रही है, लेकिन इस बार आंदोलन का केंद्र लेफ्ट के दबदबे वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, जहां बीजेपी की छात्र इकाई का दबदबा है। रामजस कॉलेज में कल हंगामे के बाद आज एबीवीपी छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमे की मांग को लेकर आईसा से जुड़े छात्र प्रदर्शन करने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। आईसा के छात्र कल पथराव वाले एबीवीपी के छात्रों पर अलग से केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हम अपनी तरफ से एक कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं, उसकी कार्रवाई आप करिए। अलग अलग जो लोग हैं यहाँ पे, सबके पास वीडियो है, फुटेज है। आपको जो मर्जी चाहिए कोऑपरेट हो जाएगा। आपको जो चीज चाहिए स्टेटमेंट देने के लिए हम सब तब तक तैयार हैं, लेकिन आपको पहले हमारे कंप्लेंट के नाम पर एक FIR नंबर देना पड़ेगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप इसके बारे में पता कर लीजिए। यदि मान लीजिए कि एक ही घटना के बारे में यदि 10 लोग कंप्लेंट देते हैं तो 10 FIR नहीं होता, इसमें एक ही FIR होता है और वो FIR हमने कल करा है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर आईसा के नेता कार्यकर्ता जमा थे तो डीयू की 8 फैकल्टी के बाहर NSUI ने प्रदर्शन किया। उधर एबीवीपी समर्थक फैकल्टी के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए डीयू के बाहर भारी तादाद में पुलिस तैनात थी। हंगामे की शुरुआत कल रामजस कॉलेज में हुई थी, जब लिटरेचर फेस्टिवल में जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शैला राशिद को बुलाने को लेकर आईसा और NSUI के छात्रों के साथ एबीवीपी के छात्र भिड़ गए। इस बवाल में 11 छात्र और 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। जबरदस्ती वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करी, उन लोगों ने उनका विरोध किया, जिसके रिटेलिएशन में, जिसके फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों ने फिर से जो जेएनयू के अंदर किया था वो रामजस कॉलेज के अंदर भी दोहराने की कोशिश करी। कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर उन्होंने कश्मीर की आजादी के नारे लगाए। गौरतलब है कि पिछले साल जेएनयू में आईसा का प्रदर्शन जबरदस्त विवादों में रहा था। कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी। इस मामले में तब के छात्र संघ नेता कन्हैया के साथ साथ उमर खालिद पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। यही वजह है कि डीयू में उमर खालिद की मौजूदगी को लेकर एबीवीपी को आपत्ति थी। अमरदीप कुमार और अंकित यादव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमारे साथ एबीवीपी के लोग मौजूद हैं। क्या कहा जाए, डन एंड डस्टेड जो हो गए थे उमर खालिद, इन्होंने आज उमर खालिद को फिर से हीरो बना दिया है। अगर कहा जाए तो शायद गलत अतिशोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। और एक और बड़ा सवाल है, जब शांतिपूर्वक तरीके से एक पीस मार्च निकालने की कोशिश हो रही थी तो फिर हंगामे की क्या जरूरत थी? कई सारी चीजें, उमर खालिद को बुलाने की क्या जरूरत थी लिटरेचर फेस्टिवल में? कई सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों की बातचीत करेंगे। लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये बात सही है। सबको लग रहा है कि ऐसे छात्र संगठनों को नहीं लड़ना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, दिनेश पार्षद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं सीपीआई से, सर आपका स्वागत है। प्रियंका को आप देख रहे हैं जो कि डूसू की वाइस प्रेसिडेंट है, एबीवीपी से हैं। अमन कांग्रेस के नेता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर गीता भाटे, डीयू एकेडमिक काउंसिल की, आपका स्वागत है। सुधीर भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीएसपी के बड़े नेता है, आपका भी स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं प्रियंका आपसे करूंगा। अगर हमारे साथ बीजेपी के भी एक नेता जुड़ने वाले हैं, मैं उनसे चलना चाहता था। लेकिन एक बात बताइए, उमर खालिद को बुलाया नहीं बुलाया वो सब तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये समझाएं आप, आपने उमर खालिद को फिर से हीरो बना दिया। कौन पूछ रहा था उनको, जो आप लोगों ने इतना हंगामा तमाशा खड़ा कर दिया और आज उमर खालिद को सबको बात कर रहा हूँ? देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो उमर खालिद को जो इनवाइट करा रामजस कॉलेज के अंदर, वो विदाउट परमिशन
किससे परमिशन लेनी चाहिए थी? कॉलेज प्रिंसिपल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जो प्रिंसिपल जो आपको परमिशन देते हैं किसी कॉलेज के अंदर कोई भी इवेंट करने के लिए, उनको परमिशन नहीं मिली। Are you sure कि प्रिंसिपल को ये बात नहीं पता थी? I am very much sure the principal had given the statement. The president of Ramjas College had gone there. He himself. नहीं, उन्होंने कहा, ये उन्होंने ये बात कही? बिल्कुल बिल्कुल उनकी ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कोई भी परमिशन नहीं दी। मगर रामजस कॉलेज के जो वामपंथी टीचर्स हैं वो लोग जाते हैं और एक ग्रुप के साथ, एक झुंड के साथ जाते हैं और प्रेशर बनाते हैं प्रिंसिपल के कि इवेंट तो होके रहेगा। जो रामजस कॉलेज के प्रेसिडेंट है योगी तराटी, वो उन्होंने तभी की तभी इस पे एक स्टैंड लिया और अपने प्रिंसिपल से जाके उन्होंने बात करी और इवेंट को कैंसिल कराया। उसी की रिटेलिएशन के अंदर जितने वामपंथी टीचर्स थे और उन सब ने इंस्टेंटली, मेरे पास ये इनवाइट रखा है यहाँ पर, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये इनवाइट है मेरे पास, ये सामने आप देख रही है प्रियंका, इसमें हाँ ये ऑफिशियल इनवाइट मेरे सामने यहाँ पर स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। और एक और चीज यहाँ पर, ये एक और इनवाइट मेरे सामने रखा हुआ है यहाँ पर। अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके अगर दिखाऊं, ये आप मुझे बोल रही है ये इनवाइट छप गया और प्रिंसिपल को पता नहीं है? सर प्रिंसिपल ने परमिशन ही नहीं दी इवेंट ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि उनको पता था कॉलेज के अंदर अगर उमर खालिद जो जेएनयू इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व थे वो आते हैं। एक सेकंड डॉक्टर गीता भट्ट, ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का आउटरीच देखना पड़ेगा। एक सेकंड, डीयू एकेडमिक काउंसिल से हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ये बात सही है कि प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं था? देखिए, विश्वविद्यालय में हम कोई भी कॉलेज में जब कोई भी कार्यक्रम कराते हैं तो उसके लिए एक हम नोटशीट बना के परमिशन लेते हैं बाकायदा प्रिंसिपल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसमें बताते हैं कि हम कौन से वक्ताओं को बुलाते हैं। ड्यूली परमिशन लेने के बाद ही किसी वक्ता को बुलाया जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो ये जो है, जो भी विभाग इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, ये उनके पार्ट पे गलती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को रोका गया, तो इसमें एक चीज ये बताइए कि उमर खालिद, जिन्हें कि अभी जो बेल पे छूटे हुए हैं और जिनके ऊपर केस चल रहा है, उनको बुलाना इतना क्यों आवश्यक था? उनकी क्या सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है? मैं पिछले 20 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूं और मेरे कम से कम 20 या 22 पब्लिकेशन अभी तक हो चुके हैं। अब जाके लोग मुझे मेरी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के लिए कहीं बुलाते हैं। तो ऐसी क्या खास बात थी और इतना क्या जरूरी था? जबकि वहां की जो स्टूडेंट्स यूनियन है, वहां के प्रेसिडेंट के साथ बहुत सारे छात्रों ने इस बात का विरोध दर्ज किया और उस विरोध दर्ज करने के बाद प्रिंसिपल ने जो है उस सेमिनार को कैंसिल किया। तो अगर आप देखें तो वहां के जो छात्र हैं वही नहीं चाहते थे कि यह कार्यक्रम हो। तो जब छात्र ही नहीं वहां के चाह रहे इस कार्यक्रम हो, तो बाहर से जबरदस्ती लोगों को बुला के दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अच्छे से एकेडमिक एक्टिविटीज चल रही थी उसको डिसरप्ट करने का क्या कारण? मैं आपको रोक रहा हूं दिनेश मास्टर जी, एक सेकंड दिनेश मास्टर जी, इनको बुलाने की जरूरत क्या थी? इनकी लिटरेचर फेस्टिवल में क्या एक्सपर्टीज थी? तो मुझे पता लगा कि ये एमफिल कर रहे हैं, बक्सर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर इनको बोलना था। लास्ट मोमेंट पे इनको इनवाइट भेजा जाता है, क्या साबित करना चाह रहे थे ये लोग? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में या डिपार्टमेंट में सेमिनार कराने का बहुत सीधा साधा प्रिंसिपल है, डॉक्टर गीता ने बोला भी आपको। उसमें सिर्फ हम डिपार्टमेंट की जो एसोसिएशन होती है बच्चों की और टीचर्स की, वो आपस में मिलकर तय करते हैं स्पीकर्स। उसके बाद प्रिंसिपल को नोट करते हैं, प्रिंसिपल परमिशन दे देते हैं, उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है। जहाँ तक बात है कि बेल पे छूटे हुए, आपको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी के बहुत सारे नेता इंक्लूडिंग यूपी के अध्यक्ष जो हैं आपके, वो बेल पे ही छूटे हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर सिडेशन चार्जेस सुनिए, और सर सिडेशन चार्जेस नहीं है। एक मिनट सर, सिडेशन चार्जेस नहीं है। नंबर एक, बेल इनको इस आधार पर मिली है, मैम एक मिनट, बेल इनको इस आधार पर मिली है कि आप भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। अपने पहले भाषण में जब ये जाते हैं तो बोलते हैं कि इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको टेररिस्ट समझ लिया जाता है। आप निकाल के देख लीजिए भाषण अपने। दो एक मिनट सर बोलने दीजिए, आप फिर अपना बता दीजिएगा। दूसरे भाषण में ये बोलते हैं कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे ऊपर 124A सिडेशन के चार्जेस लगाए गए और अगर आप मुसलमान हैं तो आपसे कोई खता हो गई, ये मान लिया जाता है। अब आप मुझे बताइए इनकी क्या कोर कॉम्पिटेंस है? क्या ये भड़का नहीं रहे लोगों? देखिए मैं उमर खालिद का स्पोक्स पर्सन नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि विश्वविद्यालयों में विवाद, डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च अगर नहीं होगी और अगर उसमें किसी स्टूडेंट की कोई रिसर्च अच्छी है तो बोलते हैं, और बच्चे भी हमारे यहाँ सेमिनारों में रिसर्च पेपर देते हैं। ये कहते हैं, आजकल तो ग्रेजुएशन के बच्चे भी दे रहे हैं, वो तो रिसर्च कर रहा है। मैं एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ उमर खालिद, इसलिए ये कह देना कि सब रिटर्न परमिशन ली जाती है
सिर्फ प्रिंसिपल सर को मैं नोट भेजा आप जाता देखिए है आप उमर और खालिद उससे के लिया आप उमर खालिद के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो कह के आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये बता रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसका टेंटेड पास्ट रहा है, जिसका बेल मिलने के बाद भी रिकॉर्ड क्लीन नहीं रहा है, उसको किस आधार पर इन्वाइट किया जा रहा है? क्योंकि इन्वाइट उसको वो विचारधारा वाले हाई लोग, कोर्ट ऑफ दिल्ली ने अभी उस पर कोई सेडिशन चार्ज एस्टेब्लिश नहीं किया है। इन्होंने जो झूठी वीडियो दिखाई थी नारे लगाने वाली, उसको भी हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। जहां तक कन्हैया कुमार के ऊपर भी जो हुई थी, उसको भी हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। वो वीडियो एडमिसिबल नहीं है और ये एस्टेब्लिश हो गया रिसर्च में कि वो झूठी है। मान लीजिए कि उसने देश विरोधी नारे भी लगाए, बहुत ज्यादा घातक है, देश के लिए बहुत घातक है। तो देश विरोधी नारे जेएनयू के अंदर लगाते हैं और जो इन्होंने जेएनयू के अंदर किया वो फिर से वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर रिपीट करना चाहते हैं। इजाजत का स्वर होना चाहिए। एक मिनट सर कि हर मत को बोलने दीजिए, आप उसके विरोध में, आप उस सेमिनार में उसके खिलाफ बोलते हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, एक सेकंड रुक जाइए। टीचरों पे अटैक किया, एक मिनट सर जर्नलिस्ट पे अटैक किया। आप जो पॉइंट रख रहे हैं, सबसे पहले कि उनके ऊपर चार्जेस प्रूफ नहीं हुए, पॉइंट नोटेड, लेकिन उनको किस आधार पर बेल मिली है कि आप भड़काऊ भाषण नहीं देंगे? उनके 2 भाषण के एक्सर्प्ट्स मैं आपको बता चुका हूं जिनमें ये सारी चीजें आई हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है, अब उस वैलिड पॉइंट पे जब वो लोग कल शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे तो आपको पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? सर मैं आपको बताती हूँ, शांतिपूर्वक मार्च नहीं था। कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर उन्होंने कश्मीर के आजादी के नारे लगाए, बस्तर के आजादी के नारे लगाए। रिकॉर्डिंग बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। कॉलेज के टीचरों से बात हुई है, मेरी भी वहां पे मौजूद स्टूडेंट से बात हुई है, मेरी भी वहां पे और टीचर भी मौजूद थे, उनसे बात हुई है, कोई ऐसे नारे नहीं लगे। और मान लीजिए अगर लगे भी हैं, पत्थरबाजी आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट? एक सर सुन लेते, अगर ये बता रहे सामने स्क्रीन पे दिखाइए, नहीं कैमरे पे दिखाइए, आपका कैमरा है, थोड़ा इसको एक्सपैंड करिए। बस्तर चाहता आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। इसको आपको टर्न करना पड़ेगा, स्क्रीन में नहीं आ रहा। हाँ, आप देखिए जो बता रही हैं ये आपने रिकॉर्ड क्या इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कह रही हैं इसको हम, आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या बोला पुलिस ने इसको? पुलिस के पास हमने सारी कंप्लेंट फाइल कर रखी है और अपने एविडेंसेस उनको दे रखे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसके अंदर। एक मिनट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस सारे इश्यूज पर अगर भदौरिया जी आप इसको कैसे देखते हैं, खासकर ये देखते हुए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर कोई बहुत ज्यादा कई दिनों से चर्चा नहीं हो रही थी, इस पूरे हंगामे ने उसको चर्चा का विषय बना दिया, फोकल पॉइंट बना दिया। देखिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इसी मॉरिस नगर में हमने लगभग 40 वर्ष पहले जयप्रकाश नारायण को बुलाया था। मैं उस समय स्टूडेंट था इस दिल्ली विश्वविद्यालय का, और उस समय की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। इसी तरह की पत्थरबाजी, इसी तरह की मारपीट उन लोगों ने भी की थी। आज एक राजनीतिक संस्कृति इस देश में बन रही है कि जो भी विरोध की बात रखे, जो भी अपनी आजादी से अपनी बात की अभिव्यक्ति करे, ये अफसोस की बात है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, वो जेएनयू में हो, या फिर आपने देखा किस तरह से, मैं इसलिए यहां इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, चाहे ये रोहित वेमुला का सवाल हो या नजीब का सवाल हो जेएनयू के छात्र का, या फिर चाहे वो ऊना का सवाल हो या मुजफ्फरनगर का सवाल हो, उसको हर छात्र को बहस करने की आजादी है, चाहे वो लिटरेचर का फेस्टिवल हो, चाहे वो सिविल लिबर्टीज का फेस्टिवल हो। और अगर इन विश्वविद्यालयों के अंदर बहस और चर्चा नहीं होगी तो ये कहां होगी? मैं चाहता हूं कि ये जो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं या कोई अन्य लोग हों, उन लोगों को इस तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और इन लोगों की लॉ एंड ऑर्डर या कानून कोई तोड़ रहा है तो उसकी रक्षा करना इनका हक नहीं है। यह काम है पुलिस फोर्स का, यह है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कब से बन गए? ये कंप्लेंट अगर प्रिंसिपल को करनी थी तो पुलिस को करते। हम लोगों ने के.एन. राज से लेके नारायणन जी की डिग्री साइंड है हम लोगों की इसी जेएनयू से, पर इस तरह से हमने नहीं देखा कि विद्यार्थी परिषद के लोग अब कानून के रक्षक हो जाएं, जैसे इनके
जो बड़े नेता हैं विपक्ष को कहते हैं कसाब है। ये आप देखिए अमित शाह क्या कह रहे हैं और ये उनके छात्र संगठन के लोग ये क्या कर रहे हैं। ये देश के अंदर एक बहुत खराब माहौल पैदा कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही वापस लौट रहे हैं, अमन के पास आ रहे हैं। अमन हमारे साथ कांग्रेस से हैं, वापस आ रहे हैं। लेकिन ये एक सवाल और सीधे सीधे यहाँ पर तो कांग्रेस को भी उन्होंने कहा है कि कटघरे में खड़ा किया है कि जो भी पावर में होता है, जो भी सत्ता में होता है, उसकी आदत सी होती है कि वो कहीं ना कहीं विरोध की आवाज को दबा देता है। वापस लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ शैला रशीद आ चुके हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की, और अभी इन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले अमन हमारे साथ है। अमन, सुधेन जी ने बड़ी एक सीधी बात की कि जब भी सरकार जिसकी होती है उसके ये आदत हो जाती है सामने वाले को दबाने की। जब आपकी सरकार थी तब आप ऐसा करते थे, और अभी बीजेपी की सरकार है तो एबीवीपी को काफी मदद मिल जाती है। देखिए, अगर स्टूडेंट कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी भी ऐसा वायलेंट एक्ट हुआ है, चाहे किसी के भी द्वारा हुआ हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या एनएसयूआई रही हो, एबीवीपी रही हो, तो उसका मैं हमेशा खंडन करूंगा और मैं कहूंगा कि स्टूडेंट कैंपस में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। और आज जो हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं रामजस कॉलेज की, वो एक प्रतीक है कि किस तरीके से जो एबीवीपी आरएसएस जो है डर चुके हैं आज की डेट में स्टूडेंट से। आप एक बात बताइए, अगर इनको कोई आपत्ति थी कि ठीक है, मैं नहीं कहता इनवाइट गलत था या सही था, अगर इनवाइट मान लीजिए जैसे प्रियंका जी ने कहा कि इनवाइट गलत था और कि वहां पे कोई नारेबाजी भी, अगर कोई किसी तरीके की गलत नारेबाजी भी हुई, तो एबीवीपी आरएसएस के लोग कौन हैं? क्या वो वहां पे कोई कमांडो फोर्स है, कोई सिक्योरिटी फोर्स है? जब यहाँ पर दिल्ली पुलिस है, पुलिस आज की डेट में मोदी जी के डायरेक्ट अंडर है, आपकी सरकार है केंद्र में, वहां पे कॉलेज अथॉरिटीज हैं, तो आप कॉलेज अथॉरिटीज को कंप्लेन करिए, पुलिस को लेकर के आप वहां पर आइए। आप कौन होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आपसे इस पे जवाब ले रहा हूं। शैला को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, और शैला से भी बातचीत करेंगे, खासकर ये देखते हुए कि जब कैंसिल हो गया ये चीजें तो फिर उसके बाद प्रोटेस्ट की क्या जरूरत थी। और प्रियंका, जवाब आपसे है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे हैं क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू पार्ट 2 चल रहा है। इस मुद्दे पर आज दिन भर खूब बयानबाजी हुई। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसके नाम पर देश विरोधी नारे ठीक नहीं है। इस पर छात्र नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुने आप। इस देश में कुछ लोग तो हमेशा से देश विरोधी रहा है, उनका अपना इतिहास भी है, लेकिन मेरा ये कहना है, साफ साफ ये कहना है कि जो लोग भारत विरोधी सोच के साथ आज तक चले हैं, आप दूसरे को भारत विरोधी मत बनाइए। आप लोग तो भारत विरोधी आपका सोच हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को और दूसरे संस्थाओं में भी जाकर के आप उसको भारत विरोधी का केंद्र ना बनाएं। वन साइडेड वायलेंस था, एक तरफा वायलेंस था। एक तरफ कुछ लोग सेमिनार करना चाहते थे, मार्च करना चाहते थे, उनको जाके पीटा गया। कुछ जर्नलिस्ट जब उसको कवर कर रहे थे उनको भी पीटा गया। जो कुछ पटियाला कोर्ट में 1 साल पहले हुआ था, वही सब कुछ एक बार फिर से हमको रिपीट टेलीकास्ट मिल रहा है। जबरदस्ती वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करी, उन लोगों ने उनका विरोध किया, जिसके रिटेलिएशन में, जिसके फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों ने फिर से जो जेएनयू के अंदर किया था वो रामजस कॉलेज के अंदर भी दोहराने की कोशिश करी। इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं अब इस वाले पार्ट की। शैला हमारे साथ है और प्रियंका हमारे साथ है। एक प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है डूसू की और दूसरी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है जेएनयू की। शैला, और आपको अपने दर्शकों को बता दें, दोनों ब्रेक के दरमियान बता रही थी किस तरीके से दोनों को चोटें आई हैं कल जो कुछ भी हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं शैला, एक बार जब प्रिंसिपल ने कॉल ऑफ कर दिया इवेंट, उसके बाद विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत है? प्रिंसिपल ने कॉल ऑफ कर दिया, द स्टोरी एंड्स देयर। देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, और हम लोग भी ये मूड पॉइंट पहले रखना चाहते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट सबको है। राइट टू प्रोटेस्ट एबीवीपी को भी है, सबको भी है, लेकिन वी हैव टू ड्रॉ द लाइन एट वायलेंस। हम लोग ये किसी को इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि वो हिंसा करें। अब देखिए, अब क्या होता है, देश भर में लोगों का एक जेन्युइन प्रेम है अपने देश के प्रति। दे हैव अ जेन्युइन नेशनलिस्टिक फीलिंग, उनका प्यार है अपने देश के लिए। उसको जो है कुछ लोग मिसयूज़ करके, मिसगाइड करके लोगों को अपनी गतिविधियों के लिए उसको एज अ कवर यूज़ करते हैं। अब देखिए, अभी तो यहाँ पे प्रियंका जी ये वाली उंगली खड़ी कर रहे हैं, लेकिन कल वहाँ पे एबीवीपी के लड़के बीच वाली उंगली खड़ी करके लड़कियों को इशारा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, मारपिटाई कर रहे थे। और अभी जो आपने किरेन रिजिजू को देखा, किरेन रिजिजू का अभी कुछ स्कैम आया है, इन लोगों का आईएसआई कनेक्शन है, ये सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, ये सारी चीज़ों को कि ये पाकिस्तान की जासूसी भारतीय जनता पार्टी का युवा सेल जो है, आईटी सेल जो है वो करता है,
उसको कवर अप करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, देश विरोधी नारे लगे। कौन से देश विरोधी नारे लगे? रामजस में जो ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे, ये कंप्लीटली कुक्ड अप स्टोरी है। ये टोटली झूठ बोल रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, वहां पे सेमिनार चल रहा था। लेकिन इन लोगों को जो है इस सब से ध्यान हटाना होता है। इनको नोटबंदी में जो बीजेपी की बदनामी हुई है, ये जो ISI कनेक्शन में बीजेपी की बदनामी हुई है, इससे इनको ध्यान हटाना होता है। अब जहां तक बात आती है ये जो इन्वाइट और ये जो सब कुछ होता है ऑर्गेनाइज कराने का, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ ABVP से, और अगर इनको गुस्सा ना आए तो ये उसका ज़रा नरमी से जवाब दें। एक सिंगर है अभिजीत नाम के, बहुत पॉपुलर सिंगर है। उनका एक वीडियो आया था, उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप बोलिए भारत माता की जय। वो बोलते हैं भारत माता की, फिर हंसते हैं, यानी कि गाली दे रहे हैं एक तरफ से भारत माता को। उसके बाद वो कहते हैं कि हिंदुस्तान थर्ड क्लास कंट्री है। उसी अभिजीत को ये लोग बार बार JNU में बुलाते हैं गाना गाने के लिए, किसी ने कभी विरोध नहीं किया। बाकी जो ये बोलते हैं वो कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल है। एक पाकिस्तानी है जो बहुत क्वेश्चनेबल पाकिस्तानी मतलब कैरेक्टर है, उनका नाम है तारिक फतेह। उसको ABVP हर बार JNU में बुलाता है, कोई वायलेंस नहीं करता है। हाँ, अगर हमारा किसी चीज़ से विरोध है, अगर कोई JNU के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आ रहा है या DU के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आ रहा है, आप चिट्ठी लिख के अपना विरोध जता सकते हैं। प्रियंका, सवाल उनका ये है कि जब आप JNU में कुछ करते हैं और JNU में आपके पास ताकत उतनी नहीं है जितनी इनके पास है, ऐसा की बात की जाए, तो ये विरोध में आपके ऊपर पत्थर नहीं बरसाते हैं। देखिए, जहां तक JNU की बात है, इससे बढ़कर ताकत है हमारे पास। तभी चुनावों के अंदर ये सारे के सारे लेफ्ट वाले एक साथ इकट्ठे होकर इन्होंने ABVP के खिलाफ चुनाव थोड़ा यहाँ पे सहिष्णुता दिखाएं। वो सवाल ये खड़ा कर रही है कि जब आप DU में रहते हैं और ये DU में आते हैं कोई काम करने के लिए, तो फिर वायलेंस क्यों? और अक्सर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वायलेंस का सहारा लेना कहां से बात है? सर, मैं पहले मुद्दे पे आती हूँ। जो स्थिति बनी हुई है और जिस रामजस कॉलेज से बात स्टार्ट हुई है, मैं उस रामजस कॉलेज पे आना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, जैसे ही उमर खालिद का सेमिनार कॉल ऑफ होता है, तभी सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए, मैं वायलेंस पे ही आ रही हूँ। ये लोग अपना इवेंट कॉल ऑफ करते हैं, ये सारे लोग मिलकर दोबारा कश्मीर की आजादी के नारे लगाते हैं, बस्तर की आजादी के नारे लगाते हैं। वहां पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ABVP या RSS जिनको ये कोट करे, वहां पे ABVP RSS का कोई भी एक भी बंदा उधर नहीं था। रामजस कॉलेज के अंदर जो भी हुआ वो रामजस कॉलेज के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हुआ, जिनका नाम है योगी राठी। उन्होंने कॉलेज के अंदर इन्होंने स्टूडेंट्स को उकसाया, उन पे डस्टबिन फेंका, उन पे थूक फेंके, जिसके रिटेलिएशन में स्टूडेंट्स ने जो किया वो किया। उसके बाद हम तो अपने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में बैठे थे। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं भाग भाग के रामजस कॉलेज से, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है सर। वहां से आते हैं कॉलेज की स्टूडेंट्स हमारे पास कि प्लीज आप रामजस कॉलेज के अंदर चलिए, ऐसे ऐसे उमर खालिद का हम लोगों ने इवेंट ऐसे कैंसिल करा दिया है। जो वामपंथी टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वहां पे वो कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे हैं और देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। पुलिस वहां पर थी सर, तभी पुलिस ने प्रिंसिपल से बात करके उस इवेंट को कैंसिल कराने की मुझे एक चीज छोटी सी समझाइए आप। अगर पुलिस थी वहां पर, शांतिपूर्वक मार्च निकल रहा था, तो फिर आपकी प्रेजेंस सर मार्च तो निकल ही नहीं रहा था वहां पे सर। 21 फरवरी की बात मैं कर रही हूँ। 21 फरवरी को ये भी नहीं थे वहां पर, ये भी नहीं थे वहां पर। जो सेमिनार के जो स्पीकर्स थे वो 2 कुछ लोग थे और उमर खालिद तो आए ही नहीं थे वहां पे। रिएक्शन देखिए, ये लोग जो सब कुछ बोल रहे हैं, एक तो इसका कोई बुनियाद नहीं है। अब जो ये नारे की बात कर रही हैं, पहले तो इनको किसी ने राष्ट्रवाद का ठेका नहीं देके रखा है। अगर इन्होंने ठेका लिया हुआ है, फिर ये जाकर के पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के खिलाफ में प्रोटेस्ट करें, जहाँ पे ISI के कनेक्शन एक्चुअली नहीं थे। अरे बहन, मुझे एक सेकंड बोल लेने दो यार, एक सेकंड बहन, आप मुझे बोलने दीजिए, आप लोग भ्रष्टाचार बोलने दीजिए। वहाँ जो आपके इंक्लाइन जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने कितना उखाड़ लिया, आप मुझे बताइए ना। कितनी करप्शन उन्होंने खत्म कर दी, कितनी भुखमरी उन्होंने खत्म कर दी। वेस्ट बंगाल एक रिच स्टेट हुआ करता था इंडिया का। आप अपने जवाब बताएं। देखिए, इनके 350 MP हैं, इनको इतना नर्वस नहीं होना चाहिए। पहली बात तो इनकी बात रखने के लिए 350 MP हैं संसद में। मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो इन्होंने राष्ट्रवाद का ठेका लेके रखा है, ये अपनी लेजिटिमेसी बनाने के लिए है, अपनी गुंडागर्दी। अरे बहन चुप हो जाओ, 2 मिनट तो बोलने दो, 2 मिनट तो बोलने दो। आपके 350 MP है, इतनी नर्वस क्यों है? नहीं, नर्वस होने की क्या बात है, जो सही है वो बात तो देखिए, अभी भाजपा के एक MLC हैं जिनका नाम है प्रशांत परिचारक। उन्होंने कमेंट दिया है कि आर्मी का जो होता है, जब आर्मी वाला, जब एक सैनिक जो है वो बॉर्डर पे जाता है, तो मतलब उनकी बीवियों के बारे में उन्होंने गलत कमेंट दिए हैं, वो आप भी जानते होंगे। उसके खिलाफ ABVP ने प्रोटेस्ट किया। अभी तेज बहादुर यादव एक सैनिक है जिन्होंने दिखाया है कि बॉर्डर पर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनको गायब करवा दिया गया, उनकी बीवी को हेबियस कॉर्पस फाइल करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। या रामकिशन ग्रेवाल जब OROP के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब तो इनकी सरकार उनको जो है उन पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही थी। माने मामला ये नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं, पिंजरा तोड़ का कोई इवेंट होता है DU में जो हॉस्टल टाइमिंग्स के लिए है, जिनसे ये भी अफेक्ट होते हैं, ये वहाँ
वहाँ पे जाते हैं, दारूबाजी करते हैं, वहाँ पे लड़कियों पे नोट जो है लिख करके फेंकते हैं। ये पिछली बार जब पिंजरा तोड़ का नाइट मार्च हुआ था उसके खिलाफ ये होता है। जिस दिन रामजस में वायलेंस हुई, पहले ये वहाँ पे डांस करने लगे, उसके बाद में पिंजरा तोड़ के मार्च में गए, एबीवीपी वाले वहाँ पे डांस करने लगे। टोटल लूपिन एक्टिविटी। और कल जब हम वहाँ पे मॉरिस नगर थाने के बाहर खड़े हुए थे, वहाँ पे एक दलित लड़का जो है वो अपनी बात रख रहा था। वो कह रहा था कि मध्य प्रदेश में कैसे दलितों के साथ में अत्याचार होता है। उसको जो है ये लोग झंडा, जो भारत का झंडा है, उससे मारने लगे। आप मुझे बताइए, झूठ बोल रहे हैं। मैं उधर ही थी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की पॉलिटिक्स ही है इनके सर, ये झूठ ही बोलते हैं। इन्होंने कल विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पैनिक और अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी। झूठे मैसेजेस इन्होंने वायरल कराए कि यूनिवर्सिटी के अंदर 144 सेक्शन इन्वॉल्व हो गया है। झूठे इन्होंने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। आपसे शैला मेरा सवाल ये था कि जब प्रिंसिपल ने कॉल ऑफ कर दिया तो आपको उसका विरोध करने की क्या जरूरत थी? मुझे उसका जवाब नहीं मिला। नंबर 1, आपसे मैंने सवाल यह पूछा था कि आपको वायलेंस की तरफ रिसोर्ट करने की क्या जरूरत है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। अब आपसे जो सीनियर्स लोग हैं, मैं सीधे उनके ऊपर आता हूं सबके पास। कुल मिलाकर सबसे पहले दिनेश जी, अभी तक जो आपने सुना, भले ही आपके किसी पार्टी से लाइन नहीं है, लेकिन आप खुद भी डीयू से हैं। मुझे एक चीज समझने में नहीं आ रही बार बार, वो ये है कि क्या यही फ्यूचर है जो हम देख रहे हैं? नहीं, ये फ्यूचर नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जो भी हुआ है बहुत अफसोसजनक बात हुई है। और किसी भी छात्र संगठन को या किसी भी संगठन को किसी को राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट देने का राइट नहीं है, या पुलिस की पावर्स को अपने हाथ में लेने का राइट नहीं है। पुलिस ने भी जो किया है कि साहब हम रक्षा नहीं कर सकते, जो बच्चे सेमिनार बुला रहे हैं वो भी गलत है। उनको दोनों ग्रुप्स को अलग अलग कर देना चाहिए था, एंट्री रोक देनी चाहिए थी अपोजिट ग्रुप की। कॉलेज में सेमिनार आम बात होती है और उसमें आपने एक सेकंड सर, ये जो पॉइंट रखा है डॉक्टर गीता भट्ट, यहां पर आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से कमी पेशी रह गई? वो अगर कानून को नहीं संभाल पाए तो ये कमी पुलिस की तरफ से है। जो बच्चों ने किया, जो स्टूडेंट्स ने किया, वो तो गलत है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी होता है, वहां पे कुछ कमी रह गई। देखिए, मैं 2-3 बातें पहले कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा कि राष्ट्रवाद का किसी को ठेका नहीं है। ये बात, उस बात से मैं ये बताना चाहूंगी कि जो खुद ये ट्विटर कर रही हैं कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमिनार अटेंड करना है तो बंदूक साथ में लेके जाओ, That is a sarcasm because your people, दूसरे people have guns. वो यहाँ पे मैडम दूसरों के लोग गन लेके आते हैं, उसके ऊपर वो कमेंट है। अरे आप समझती नहीं हैं। सुन लीजिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। You cannot misquote. Why this अमित तंवर गन लेके घूमते हैं, स्टूडेंट्स को धमकाते हैं। Not letting the other person speak. कल भी Because you are spreading lies and you are misquoting. बहुत सीनियर टीचर को बात नहीं करने दी है। मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। वो चुपचाप सुन लीजिए, सुन लीजिए। टीचर्स को अब्यूज ना करें और प्लीज आप बोलने दें, हमें भी अपनी बात रखने दें। आपने अपनी बात रखी है और बड़े ध्यान से उसको सुना है। तो पहली बात तो मैं ये आपको और आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगी। दूसरी बात ये कि 2015 में वेदांता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जेएनयू में हुई, उसमें बाबा रामदेव स्पेशल इनवाइटी थे। उन्हें घुसने नहीं दिया गया कैंपस के अंदर। उनका इन्विटेशन ऑर्गेनाइजर्स को कैंसिल करना पड़ा, उनको रिफ्यूजल भेजना पड़ा। ऐसा क्यों? उस समय ये लोग कहां थे? और चिट्ठी लिख के विरोध किया था, चिट्ठी लिख के, किसी पे बदतमीजी नहीं की थी। का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस को होने नहीं दिया और कितनी भीड़ वहां जमा करी, इतनी नारेबाजी करी। उस समय ये उस टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बात को क्यों नहीं कर रहे? केरला में आए दिन 20-30 साल के युवक नौजवानों को मारा जा रहा है। उस समय हिंसा का खंडन करते हैं, बिल्कुल मैं भी। अरे आप थोड़ी करते हैं, हम ही करते हैं उसका खंडन तो पूरे टाइम। खंडन होना चाहिए। आप थोड़ी करते हैं, आप देश के जवानों की बात कर रही हैं, देशभक्त की बात कर रही हैं, तो ये बात भी तो केरला में जो हिंसा हो रही है उसका भी तो खंडन करिए ना। हम ही करते हैं, आप कब करते हैं? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ और आपके माध्यम से बाकी सबको भी बताना चाहूंगी। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। वो ये कि 1 मिनट का समय दीजिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं और उसमें वामपंथियों की जो ग्रुप्स हैं उनकी भारी हार हुई है। भारी हार हुई है एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन में, और बहुत सालों के बाद उनका ईसी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और एसी में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही मिनिमल है। आप गलत कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं। एकेडमिक काउंसिल में वामपंथियों का कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ रहा है और एकेडमिक काउंसिल में कोई नहीं आ रहा। डॉक्टर गीता भट्ट प्लीज, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, मैं भी 2 बार एकेडमिक काउंसिल मेंबर रह चुका हूँ इलेक्टेड।
इसलिए आप बात हाँ जी बताइए। सर, आप बताइए इस बार बहुत सारी और वायलेंस को प्लीज सपोर्ट मत कीजिए। गलत को गलत से सही नहीं कर सकते। एज ए टीचर हम गलत को गलत से सही नहीं कर सकते। हिंसा गलत है, विश्वविद्यालय में विवाद, वाद विवाद, रिसर्च के लिए हमें स्पेस होना चाहिए और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, हमारे स्टूडेंट भी अच्छी रिसर्च करते हैं। अगर जेएनयू का कोई छात्र आ गया तो उसका कोई पाप नहीं हो गया। आप सबको आने दीजिए, सबको विवाद का अधिकार है। डॉक्टर गीता, मुझे माफी चाहता हूँ आपसे, नॉर्मली मैं किसी भी विमेन स्पीकर को ऐसे इंटरप्ट नहीं करता और आप गलत को गलत से जस्टिफाई मत कीजिए प्लीज। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर विवाद नहीं होगा तो क्या होगा? सवाल खड़ा ये होता है, अभी महत्वपूर्ण सवाल ये है, एक वायलेंस की कोई जगह नहीं है, दूसरा देश विरोधी नारे की तो कोई जगह है ही नहीं, लेकिन क्या ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो... ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सुधीन जी हमारे साथ है। सर, आप एक टेक में आपसे देखना चाहूंगा, आपने अभी जो कुछ भी सुना, लेकिन मेरा ये यहां पर सवाल है कि अगर आयसा के लोग या एबीवीपी के लोग वो करने में कामयाब हुए जो वो करना चाहते थे और वो लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है, तो फिर ये पुलिस का फेलियर है। आपका रिएक्शन? देखिए, पुलिस का तो ये फेलियर है ही, और जो मैंने शुरू में कहा उस बात को मैं बहुत संक्षेप में दोहराना चाहता हूं। ये राजसत्ता का चरित्र होता है। अगर आप कोई भी प्रतिपक्ष की बात रखेंगे, और इसको मैंने स्वयं अपने जीवन में भोगा है, मैं तो विद्यार्थी था, मुझसे चंबल पुल को उड़ाने का मेरे पर अभियोग चला दिया, मुझे इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दिया गया, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रद्रोही कह दिया गया। राजसत्ता आज की मैं समझता हूं इसी तरह के रास्ते पर चल रही है कि अगर आप प्रतिरोध करेंगे, आप कोई बात रखेंगे, कानून व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है। इन लोगों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, और ये अधिकार ये लेते हैं तो इनको संरक्षण मिल रहा है उस राजसत्ता का, जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आप सबको यहां पर शुक्रिया कहना चाहूंगा। समय हमारे पास बहुत कम है अभी, लेकिन एक चीज जरूर साफ है, वो ये है कि कोई चीज हो रही थी, उसको रोक दिया गया तो उसका विरोध होता है, जो कि शायद अगर सीनियर अथॉरिटी ने रोका है तो विरोध की आवश्यकता नहीं थी, और फिर उस विरोध के बाद वायलेंस होता है, जो कि और गलत है। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।